चलिए, आज हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी जल निकायों में से एक लाल सागर यानी रेड सी के उन हैरत अंगेज और सच कहूं तो थोड़े डरावने रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां इतिहास, विज्ञान और गहरे पानी के अजीबोगरीब रहस्य आपस में टकराते हैं। तो बिना देरी किए चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। यह समुद्र अभी भी जिंदा है, अभी भी सांस ले रहा है और अभी भी बढ़ रहा है। सुनने में यह किसी कविता की लाइन लग सकती है ना? लेकिन नहीं, यह एक बहुत बड़ा भौगोलिक सच है जो इन गहराइयों में छिपा है। ये वो पानी है जिसे देखकर दुनिया के सबसे ट्रेंड और अनुभवी गोताखोर भी खौफ खा जाते हैं। पर आखिर क्यों? चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हिस्सा एक विशाल और जीवित सागर। अगर इसके आकार यानी साइज की बात करें तो पिक्चर कुछ ऐसी बनती है। 2250 किलोमीटर लंबा, 355 किलोमीटर चौड़ा और कुल मिलाकर 4,38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। इसे ऐसे समझते हैं, दिल्ली से कन्याकुमारी की दूरी लगभग 3,000 किलोमीटर है और ये सागर लगभग उतना ही लंबा है। सही में ये पैमाना किसी को भी आसानी से हैरान कर देने के लिए काफी है। लेकिन जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो है इसकी गहराई, 2,211 मीटर। जी हां, बिल्कुल सही सुना। सतह से लेकर नीचे उन अंधेरी खाइयों तक जहां सूरज की रोशनी की एक बूंद तक नहीं पहुंच पाती। ये अथाह गहराई ही है जो इस शांत दिखने वाले नीले पानी को एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी रूप दे देती है। इसे थोड़ा और सिंपल तरीके से विजुअलाइज करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में सोचिए। अगर हम बुर्ज खलीफा को एक के ऊपर एक पूरे 3 बार रख दें तो भी वो इस समुद्र की सबसे गहरी खाइयों में पूरी तरह डूब जाएगा। 3 बुर्ज खलीफा का आकार, और उसके बाद भी सतह पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखेगा। हिस्सा 2, नाम के पीछे का सच। अब यहाँ एक बहुत ही कॉमन और लाजमी सा सवाल उठता है, जब इस समुद्र का पानी ज्यादातर नीला या हरा ही दिखता है तो फिर इसे लाल सागर क्यों कहा जाता है? क्या सच में कभी इसका पानी लाल हो जाता है, या क्या इसमें खून मिला है, या फिर बस इतिहास में किसी ने गलती से इसका नाम लग दिया? और यही सवाल हमें एक बेहद शानदार बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। एक माइक्रोस्कोपिक जीव होता है जिसे ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम कहते हैं। असल में ये एक तरह का शैवाल यानी एल्गी है जो पानी की सतह पर बहुत बड़ी मात्रा में उगता है। होता यह है कि जब ये एल्गी मरता है तब ये पानी को एक गहरा लाल भूरा रंग दे देता है। प्राचीन काल में नाविकों ने जब पानी का रंग इस तरह अचानक बदलते देखा तो उन्होंने इसे लाल सागर कहना शुरू कर दिया। इसके साथ ही एक हिस्टोरिकल थ्योरी भी है जो जाननी चाहिए। प्राचीन सेमिटिक भाषाओं में दिशाओं को अक्सर रंगों से जोड़ा जाता था। उन दिनों लाल रंग का मतलब होता था दक्षिण यानी साउथ। अब क्योंकि ये समुद्र अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित था, इसलिए भी इसे लाल सागर कहा गया। तो देखा जाए तो बायोलॉजी और एंशिएंट ज्योग्राफी दोनों ही इस नाम की कहानी को पूरा करते हैं। हिस्सा 3, द ग्रेट एक्सोडस मिस्ट्री। बाइबल और कुरान दोनों ही पवित्र ग्रंथों में एक जिक्र आता है। उनके अनुसार ये वही जगह है जहां हजरत मूसा ने फिरौन की विशाल सेना से बचने के लिए लाल सागर के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। इन प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि पानी की 2 विशाल दीवारें खड़ी हो गईं और लाखों लोग बिल्कुल सुरक्षित सूखी जमीन से पार निकल गए। और उसके बाद जब फिरौन की सेना ने उनका पीछा किया तो पानी वापस अपनी जगह आ गया और पूरी सेना उसमें समा गई। सदियों तक इस घटना को बस एक कथा की तरह ही देखा जाता रहा। लेकिन फिर आता है साल 1978। समुद्र की तलहटी में एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। गोताखोरों को वहां प्राचीन रथों के पहिए मिले, और वो भी सोने की परत वाले। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनका डिजाइन बिल्कुल प्राचीन मिस्र के रथों जैसा था। आज भी रिसर्चर्स के बीच ये एक बहुत बड़ी डिबेट का विषय है कि क्या ये सच में उसी घटना के फिजिकल एविडेंस हैं या कुछ और। तो अब विज्ञान यानी साइंस इस घटना को किस नज़र से देखता है? 2010 में नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन रन किया जिसे विंड सेट डाउन कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, स्टेप 1, अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बेहद तेज हवाएं लगातार कई घंटों तक चलें। स्टेप 2, पानी धीरे धीरे एक तरफ धकेल दिया जाता है जिससे लगभग 4 घंटे के लिए वहां एक सूखा रास्ता बन सकता है। और स्टेप 3, जैसे ही हवा रुकती है पानी बहुत तेजी से वापस लौट आता है। ये एक बिल्कुल न्यूट्रल प्राकृतिक घटना की साइंटिफिक हाइपोथेसिस है। हिस्सा 4, गोताखोरों का कब्रिस्तान। 200 से ज्यादा
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन बेहद ट्रेंड और हाईली एक्सपीरियंस्ड गोताखोरों की संख्या है जिन्होंने इस 130 मीटर गहरे सिंकहोल में अपनी जान गंवा दी है। इजिप्ट के तट के पास मौजूद ये नीले रंग का गोल धब्बा, जिसे दहाब ब्लू होल कहा जाता है, ऊपर से देखने में जितना शांत और सुंदर लगता है, अंदर से उतना ही जानलेवा और खतरनाक है। इस सिंकहोल के अंदर जो सबसे बड़ा और असली खतरा छिपा है वो है द आर्क। ये 26 मीटर की गहराई पर मौजूद एक विशाल घुप अंधेरी सुरंग है जो सीधे खुले समुद्र में निकलती है। इमेजिन कीजिए, चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा, पानी का बेतहाशा दबाव और दिशा का बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं। इस सुरंग को पार करना गोताखोरी की दुनिया का सबसे बड़ा और जानलेवा चैलेंज माना जाता है। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि आखिर इतने अनुभवी, इतने एक्सपर्ट लोग भी यहां आकर अपनी जान क्यों गंवा बैठते हैं? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, नाइट्रोजन नार्कोसिस। होता यह है कि बहुत ज्यादा गहराई और पानी के भयंकर प्रेशर की वजह से गोताखोरों के खून में नाइट्रोजन घुलने लगती है। इसका असर सीधे दिमाग पर होता है, बिल्कुल किसी गहरे नशे जैसा। इंसान को एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। वो बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और लिटरली ये भूल जाता है कि उसे तैरकर वापस सतह पर भी जाना है। ये मौत की एक बिल्कुल खामोश शुरुआत होती है। हिस्सा 5, घोस्ट शिप्स ऑफ द डीप। अब जो बात इस स्लाइड में वाकई ध्यान देने वाली है वो है इन दो बिल्कुल अलग तरह की त्रासदियों का कंट्रास्ट। एक तरफ है एसएस थिसलगॉम। ये एक वॉर कार्गो शिप था जो 1941 में वर्ल्ड वॉर II के दौरान एक जर्मन बॉम्बर अटैक में डूब गया था। 1955 में जब मशहूर एक्सप्लोरर जैक्स कुस्टो ने इसे खोजा तो पाया कि एक परफेक्टली इंटैक्ट घोस्ट म्यूजियम बन चुका है। इसके अंदर मोटरसाइकिलें, हथियार सब आज भी अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ है सैलम एक्सप्रेस। ये एक पैसेंजर फेरी थी जो 1991 में एक अंडरवाटर रीफ से टकराकर डूब गई। इस भयानक हादसे में 470 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और आज इसे एक ऑफिशियल वॉर ग्रेव यानी कब्रगाह माना जाता है। यहां का सन्नाटा अपने आप में बहुत भारी लगता है। हिस्सा 6, एक नए महासागर का जन्म। आपको पता है, इस जगह का प्राकृतिक वातावरण बेहद कठोर है। यहां बाहर से किसी नदी का मीठा पानी अंदर नहीं आता, ऊपर से भयंकर गर्मी जिसके चलते इवैपोरेशन बहुत तेजी से होता है। नतीजा, इसका खारापन लगभग 4.1% तक पहुंच जाता है, जो आम समुद्रों के 3.5% से कहीं ज्यादा है। लेकिन यही कठोरता एक बिल्कुल अनोखी दुनिया भी बनाती है। यहां मछलियों की 1200 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें से 10% से ज्यादा तो एंडेमिक है, यानी दुनिया में कहीं और मिलेंगी ही नहीं। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? यहां के कोरल रीफ्स। जहां पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोरल्स नष्ट हो रहे हैं, वहीं रेड सी के कोरल्स इस भयंकर गर्मी में भी बिल्कुल जिंदा और सुरक्षित हैं। लेकिन अब जमीन थोड़ी हिलने वाली है, क्योंकि इन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच कुछ और ही है। 1 to 2 सेंटीमीटर, बस 1 to 2 सेंटीमीटर। ये सागर हर साल फिजिकली 1 to 2 सेंटीमीटर चौड़ा हो रहा है। सुनने में शायद लगे कि अरे ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन अगर हम जियोलॉजिकल स्केल पर देखें ना, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी घटना है। ये समुद्र सच में जिंदा है, सांस ले रहा है और लगातार हर दिन बड़ा हो रहा है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर हो कैसे रहा है। इसके पीछे का मेन इंजन है टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट। अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स लगातार एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं, मतलब धरती लिटरली बीच से फट रही है। इसका सबसे बड़ा और ताज़ा सबूत हमें 2005 में मिला था, जब इथोपिया में अचानक से एक 60 किलोमीटर लंबी दरार खुल गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 10 करोड़ साल बाद यही लाल सागर बढ़कर आज के अटलांटिक महासागर जितना विशाल बन चुका होगा। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो लाल सागर, जो आज अपने असीमित आकार, उन खौफनाक अंधेरी खाइयों और इतिहास के उन हैरान करने वाले चमत्कारों से हमें हैरत में डालता है, वो दरअसल एक नया पैदा होता हुआ महासागर है। और ये पूरी कहानी हमें एक ऐसी सोच के साथ छोड़ जाती है जो दिमाग से नहीं निकलने वाली। आखिर हमारी ये धरती अपनी सतह के बिल्कुल ही नीचे और ऐसे कौन-कौन से विशाल रहस्य धीरे धीरे उजागर कर रही है। हम इस दुनिया के बारे में जितना जानते हैं ना, सच मानिए ये दुनिया उससे कहीं ज्यादा अजीब, अनोखी और रहस्यमयी है।